ही वॉज जस्ट ए टीन एजर वेन ही डाइड। टेक्स्ट को देखिए सब लोग, जब वो मरा था तो टीन एजर था। टीन एजर का मतलब समझते हैं? 13 to 19, टीन 13 to 19, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं। तो जो टूट था वो किशोरावस्था में ही मर गया था। द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। द लास्ट एयर, और ये लास्ट एयर HEIR, हेयर और एयर, H साइलेंट हो जाता है तो एयर यानी उत्तराधिकारी। ये आपके होमोफोन्स में भी क्वेश्चन है, एयर और एयर। नहीं तो H साइलेंट हो गया, हाथ तो नहीं दिया गया ना। एयर और एयर दोनों में भाई इस प्रोनाउंसिएशन दोनों में सेम हो जाएगी, इसीलिए तो उसको कहा होमोफोन्स। होमो यानी समान, फोन्स यानी साउंड। दो वर्ड हैं इसमें भी। सारे वर्ड को जब आप विच्छेद करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो जब शब्दों को तोड़ेंगे तो अपने आप क्लियर है। होमो यानी समान, फोन्स यानी साउंड, यानी समान साउंड देने वाले शब्दों को होमोफोन्स कहते हैं। और होमोफोन्स जैसे एयर और एयर, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो एयर जो है उसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। और ये कैसा? लास्ट एयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक बड़ी ही शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जो इजिप्ट में शासन करते थे। इजिप्ट यानी मिस्र या मिस्र, रोम, ठीक है, उसी को कहते हैं। एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और कई शताब्दियों तक यहाँ इनका साम्राज्य था। किसका? इसी परिवार का, जिस परिवार से टूट संबंध रखते थे। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। ही वॉज लेड, वे पड़े हुए थे, लेड यानी पड़े हुए थे, टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। लेडन, लेडन माने लदे हुए, लेडन माने लदे हुए, या ये कहो कि उससे ढके हुए। किससे? गोल्ड, सोने से। क्योंकि परिवार, राजसी परिवार के एक जो है कम उम्र के राजा की मृत्यु हुई थी, तो राजसी परिवार से जब उन्हें दफन किया गया था तो उन्हें सोने से लाद दिया गया था, यानी उनकी पूरी जो बॉडी थी वो सोने से ढकी हुई थी। एंड इवेंचुअली फॉरगॉट, और समय के साथ उन्हें क्या हुआ? भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. वर्ष 1922 में उनकी कब्र की खोज के पश्चात आधुनिक दुनिया में यह अनुमान लगाया जाने लगा कि उनके साथ वास्तव में क्या हुआ था। क्या उनकी मृत्यु एक मर्डर थी? मर्डर यानी हत्या। क्या उनकी मृत्यु हत्या कर दी गई थी या एक नेचुरल डेथ हुई थी? इसके बारे में आज के भाई, पहले क्या था, कुछ दिनों के बाद लोग भूल गए, उसके बारे में कोई इतिहास में, हिस्ट्री में कोई इसका उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन धीरे धीरे जब ये हमारा समाज डेवलप किया, या ये कहो कि हमारे पास संसाधन उपलब्ध होने लगे, तो लोगों के मस्तिष्क में एक बात आने लगी कि क्यों न इसकी डिस्कवरी की जाए कि टूट के मृत्यु का कारण क्या था। तो सन 1922 ईस्वी में जब हमारा आधुनिक संसार कुछ विकास पर हुआ, तो लोगों ने ये अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि इसमें क्या कारण था या इनकी मृत्यु का क्या कारण था, इसको क्यों न तलाश किया जाए। इसमें मुख्य संभावना इनकी हत्या ही समझी जाती थी। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 वर्षों में पहली बार अपनी कब्र को छोड़कर, लगभग 80 वर्षों में, लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स
Tut has undergone a CT scan that offers a new clue about his life and death. 80 साल के बाद टूट को अपने टॉम्ब में से, टॉम्ब यानी मकबरे में से निकल कर बाहर आना पड़ा, और आना पड़ा मतलब उनको लाया गया, एक सेंस दिया गया उसमें कि टूट तो उसी में लेटे हुए थे, लेकिन उनको 80 साल के इस दौर में उनको बाहर ले आकर के सीटी स्कैन करके ये एक क्लू लेने का, क्लू मीन्स आइडिया, एक विचार, एक पहचान लेने का प्रयास किया गया अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, उनकी मृत्यु और उनके जीवन के बारे में। 80 साल तक चला उनका वो। अभी इसमें और देखो ना, अभी तो ये 80 साल का मतलब 1922 से प्रक्रिया शुरू हुई थी, और 1922 की मरे कब थे? 3000 साल पहले, 3300 वर्ष पहले, यानी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। मम्मी का लेप लगाकर उनको रखा गया था। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फैरोज। फैरो, इस बालक को फैरो के सटीक फॉरेंसिक पुनर्निर्माण के लिए सटीक डेटा प्रदान करता है। यानी धीरे धीरे जब इसका सीटी स्कैन हुआ तो सीटी स्कैन के बाद जो डेटा प्राप्त होने लगा वो ये दिखा कि ये जो है इस बच्चे के फेरो, फेरो मीन्स अब ये कह लो एक समुदाय या एक जाति का, एक ग्रुप का नाम जिसे हम फेरो के नाम से जानते हैं। तो फेरो का ये बालक जो था, फेरो का ये जो लड़का था, उसके बारे में बहुत सारे रहस्य निकलकर सामने आने लगे जब इसका सीटी स्कैन किया गया। एन एंग्री विंड स्टार्ड अप घोस्टली डस्ट devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. An angry wind, देखो wind और wind दो वर्ड हैं, इसीलिए हमने पहले इसको wind पढ़ दिया। wind स्पेलिंग सेम, दोनों की स्पेलिंग सेम, एक wind और एक wind। क्यों? वाइंड का मतलब होता है घड़ी में जो चाबी वगैरह देते हैं घुमाने की प्रक्रिया, उसी को वाइंड कहते हैं, घड़ी में चाबी देना। और विंड यानी हवा, जिसे आप जानते हैं पॉपुलर वर्ड के रूप में। तो यहाँ क्या है? एन एंग्री विंड, एंग्री यानी गुस्सा या क्रोध से भरी हुई, विंड यानी हवा, ठीक है, क्रोध से भरी हुई हवा। स्टार्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स एज किंग टूट्स वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। जब किंग टूट को उनके रेस्टिंग प्लेस से कहाँ? इन द एंशियंट इजिप्टियन सेमेट्री नोन एज द वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी के नाम से जाने जाने वाला उनका जो सेमेट्री था, सेमेट्री यानी अरे मकबरा, स्मशान का जो था, जहाँ कब्रिस्तान कह लो, यानी उस कब्रिस्तान में जो राजाओं की घाटी के नाम से जाना जाता था, ऐसी घाटी में से जब उस राजकुमार को, राजा को, किंग टूट को उनके आराम करने वाले प्लेस से बाहर लाया गया तो एक बड़ी तेज हवा स्टायरिंग करते हुए, अरे उसको क्या कहते हैं? बवंडर, जो घूम घूम के चलती है, तो बवंडर जैसी तेज हवा चल रही थी जब उनको निकाला जा रहा था। डार्क वैलिड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे। और पूरी घाटी में पूरा काले बादल छा गए, चारों तरफ काले बादल छा गए और ऐसे ढक दिया सितारों को और पूरे रेगिस्तान के आकाश को पूरी तरह से ढककर अंधेरे से भर दिया। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये समय दिन कौन सा?
5 जनवरी 2005 का 6 बजे का समय, शाम का 6 PM। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी ग्लीडेड हेड फर्स्ट into a CT scanner brought here to prove the lingering medical mysteries of this understood young ruler who died more than 3,300 years ago। यानी पहली बार इस राजा की या इस जो है किंग टूट की जो डेड बॉडी जो दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी की लेप में लगा हुआ था। मम्मी जानते हो ना, डेड बॉडी के ऊपर मम्मी का लेप लगाया जाता है ताकि वो उसी तरह हमेशा बनी रहे। तो उस दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी में लिपटा हुआ यह राजा का शरीर पहली बार सिटी स्कैन के लिए लाया गया। कब? 5 जनवरी 2005 को जब निकाला जा रहा था तो ऐसी ही घटना घटित हुई कि चारों तरफ अंधेरा हो गया, बादल छा गए, तेज हवा और तूफान चलने लगी और डरावना माहौल बन गया उस राजा के शरीर को निकालने पर जो 3,300 साल पहले मर गया था। और इसलिए निकाला गया था ताकि उसके मृत्यु के रहस्य पर से पर्दा उठ सके। All afternoon the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects। पूरी दोपहर द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, यानी जिस दिन उनको निकाला गया 6 बजे शाम को, उस दिन की बात बता रहे हैं कि पूरी दोपहर यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट, यूजुअल माने स्वाभाविक रूप से, टूरिस्ट माने आने जाने वाले आगंतुकों की या भ्रमणकर्ताओं की कतारें लगी हुई थी। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो संसार के कोने कोने से आए थे, हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प्ड, और वे जो है पूरे श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। रॉक कट टॉम्ब सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट, लगभग 26 फीट धरती के नीचे उतरते रहे लोग जा करके ट्रिब्यूट देते थे। टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपनी श्रद्धांजलि, यानी उस राजा के को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की कतारें दोपहर से ही लगी थी जो 26 फीट नीचे जाती थी। क्यों? क्योंकि उसका मकबरा जो था वो घाटी में कहाँ था? 26 फीट नीचे बनाया गया था जहां लोग जा करके उनको अपनी श्रद्धांजलि दिया करते थे। They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at Tut's gilded face, the most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid। उन्होंने कब्रिस्तान के कक्ष की दीवारों पर बने चित्रों को गौर से देखा और टूट के सोने चढ़े हुए चेहरे को ध्यान से देखा, जिस पर गिल्डेड फेस, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जिसके ऊपर ममी के आकार के बाहरी ताबूत के ढक्कन की सबसे विशेष लेप लगाई गई थी। यानी ममी का एक विशेष लेप लगा करके रखी गई उस ताबूत को भी लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। अब विशेष था ना भाई, अरे वो राजा था, मम्मी तो बहुत तरह का आता है, तो एक राजा की बॉडी को मम्मी का लेप लगा करके, वो केवल शरीर में ही नहीं लगा था, पूरा उसका, भाई मम्मी का मतलब कीड़े लग जाएंगे, दीमक लग जाएंगे तो बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी ना, पूरी तरह से, यानी ताबूत भी पूरी तरह से क्या था, मम्मी के लेप से लगा कर रखा गया था ताकि वो डिस्टर्ब ना हो सके। शरीर में ताबूत, और उसके साथ अभी खुलेगा, उसमें देखोगे बहुत सारी सामान पड़ी है जो आज भी वैसे ही है। यहाँ तक कि ये भी पता चलता है कि वो किस सीजन में मरा था। सीजन, बसंत ऋतु के जो फूल होते हैं वो फूल उसमें पड़े हुए थे। आप समझिए 3,300 साल पहले की घटना, उसके बाद भी उसमें वो पुष्प के कुछ पंखुड़ियाँ
ऐसे दिखती हैं जो सीजन को बता रही हैं, मौसम भी पता चलता है। अदर स्टूड साइलेंटली परहैप्स pondering Tut's untimely death in his late teens, are wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death, or misfortune falling upon those who disturbed him was really true. वास्तव में कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग जो साइलेंटली खड़े थे, साइलेंटली माने चुपचाप, और कुछ लोग, अच्छा ऊपर वाली लाइन छूट गई, सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन ए विस्पर। गाइड बुक वहाँ जो रखी हुई थी, गाइड बुक का मतलब वहाँ जैसे लोग घूमने जा रहे हैं मकबरे पर, तो वहाँ उनके बारे में जानना है। भाई हम नहीं जानते कुछ, आज आप कि टूट्स अल्टीमेटली डेथ इन हिज लेट टीन्स आर वॉन्डरिंग विथ ए सीवर इफ द फैरोज कर्स डेथ आर मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वाज रियली ट्रू। शायद उसकी 18-19 वर्ष की आयु में आकस्मिक मृत्यु के बारे में चिंतन करना, यह सोचकर लोग कांप उठते थे कि क्या यह फेरो का अभिशाप वास्तव में सच हो सकता है। फेरो का अभिशाप, कौन सा अभिशाप? कि जो भी राजा की घाटी में राजाओं की मकबरे को छेड़ने का जो प्रयास करेगा उसके साथ बुरा होगा। ये अभिशाप, जो लोग उनकी शांति भंग करेंगे उनकी मृत्यु हो सकती है। यानी घाटी में सो रहे राजाओं की शांति को भंग करने वाले लोगों की मृत्यु भी हो सकती है और उनके ऊपर मिसफॉर्च्यून आ सकता है। मिसफॉर्च्यून यानी मुसीबत भी आ सकती है और कोई भी घटनाएं घट सकती हैं।